अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी का उन्वान है खूनी पहाड़। ये कहानी 3 नौजवान दोस्तों की है जिनका नाम ज़ईम, फारूक और शाहिद था। उन्हें पहाड़ों की चोटियों को सर करने का बहुत शौक था और वो अब तक काफ़ी पहाड़ों की चोटियों को सर कर चुके थे। उनका ताल्लुक कराची से था। उन्होंने केटू को सर करने का मंसूबा बनाया जो एक कदरे मुश्किल काम था। वो तीनों मखसूस किए गए वक्त के मुताबिक कराची से रवाना हो गए। 3-4 दिनों के मुसलसल सफ़र के बाद वो केटू बेस कैंप में पहुंच चुके थे, जहां से उन्होंने केटू को सर करने के लिए हाइकिंग शुरू करनी थी। वो तीनों प्रोफेशनल कोह पेमा थे। ज़रूरत का हर सामान रख कर उन्होंने हाइकिंग शुरू की। मुसलसल 3 घंटे मुश्किल और थका देने वाली हाइकिंग के बाद उन्होंने एक जगह आराम करने का सोचा। वो एक हमवार जगह की तलाश में थे जहां वो कुछ देर आराम कर सकें। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एक हमवार जगह पर एक सुर्ख लिबास में दुल्हन नजर आई। वो ये देखकर बहुत हैरान परेशान हुए कि एक लड़की इस खौफनाक पहाड़ पे दुल्हन के लिबास में क्या कर रही है। उन्होंने उसके पास जाने का सोचा, लेकिन ज़ईम को ये बात कुछ और ही महसूस हो रही थी। वो उन दोनों को मना करने लगा, लेकिन वो उस दुल्हन के पास चले गए और उसने पूछा कि वो इस खौफनाक पहाड़ पे इस हुलिये में क्या कर रही है। तो दुल्हन ने बताया कि वो अपने शोहर के साथ आई है। वो भी एक कोह पेमा है और हमने शादी से पहले फ़ैसला किया था कि हम शादी के फ़ौरन बाद इसी हालत में केटू सर करने जाएंगे, लेकिन वो ऊपर की तरफ चले गए हैं जबकि मैं थक गई हूँ और कुछ देर आराम करने के लिए यहाँ रुकी हूँ। ये सुनकर वो सब बहुत ज़्यादा हैरान हुए, लेकिन ज़ईम के बार बार कहने की वजह से वो वहाँ से कुछ आगे चल पड़े और एक जगह रुककर आराम करने लगे। कुछ देर आराम करने के बाद उन्होंने दोबारा हाइकिंग शुरू कर दी और फिर 3-4 घंटे की हाइकिंग के बाद उन्हें दोबारा थकावट महसूस होने लगी और उन्होंने आराम करने के लिए एक जगह का इंतखाब किया और वहां बैठ गए जहां से दूर तक का नज़ारा किया जा सकता था। उन्होंने देखा कि उस सफ़ेद बर्फ़पोश पहाड़ में कुछ दूर वो सुर्ख लिबास वाली दुल्हन खड़ी है और इस बार वो 2 थे, मतलब उसके साथ उसका शौहर भी मौजूद था जिसने दूल्हे वाला लिबास पहना हुआ था। देखते ही देखते वो दोनों वहाँ मौजूद एक गार में दाखिल हो गए। ये देखकर शाहिद और फारूक की शैतानियत जाग गई और वो दोनों उन्हें देखने के लिए उनकी तरफ चल पड़े, जबकि ज़ईम उन्हें बार बार मना कर रहा था और कह रहा था कि मुझे ये बात सही नहीं लग रही, कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ होने वाली है, तुम लोग रहने दो, हम जिस काम के लिए आए हैं वो करते हैं। लेकिन वो कहाँ रुकने वाले थे। शैतान उन पर काबिज हो चुका था। उन्होंने ज़ईम को चुप करवाया और साथ आने के लिए कहा। ज़ईम बेचारा खौफ के मारे चुपचाप उनके पीछे चलने लगा। जब वो गार के बाहर पहुंचे तो उन्हें गार के अंदर से किसी के बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। गार में बहुत अंधेरा था, गार बहुत बड़ी थी, गार के अंदर से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो तीनों बाहर खड़े हुए थे। शाहिद और ज़ईम गौर से उनकी बातें सुन रहे थे, जबकि ज़ईम बार बार इन सब को इन चीज़ों से दूर रहने का कह रहा था और जिस काम के लिए वो आए थे उसे मुकम्मल करने का कह रहा था। लेकिन उन दोनों ने ज़ईम की एक भी नहीं सुनी। अब शाहिद को मज़ीद तशवीश होने लगी कि आखिर वो दोनों अंदर क्या कर रहे हैं और वो बार बार फारूक से अंदर जाने का कह रहा था। लेकिन अब फारूक भी थोड़ा थोड़ा डरने लगा था और शाहिद से अंदर ना जाने का बार बार कह रहा था, लेकिन शाहिद बज़िद था कि वो अंदर जाकर देखेगा। फारूक के इनकार करने पर शाहिद अकेला ही अंदर चला गया और देखते ही देखते अंधेरे में गायब हो गया। अब फारूक और ज़ईम गार के बाहर खड़े शाहिद का इंतज़ार कर रहे थे। जब काफ़ी देर तक शाहिद नहीं आया और गार से आवाज़ें आना भी बंद हो गई
तो उन्होंने शाहिद को आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, लेकिन अंदर से शाहिद का कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और इकट्ठे गार के अंदर जाकर शाहिद को ढूंढने का फैसला किया। जब वो गार के अंदर दाखिल हुए तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने बैग से लाइट निकाली और जब लाइट चलाई तो देखा कि शाहिद बर्फ़ में धंसा हुआ है, उसकी गर्दन बर्फ़ से बाहर है। ये देखकर वो भागकर शाहिद को बाहर निकालने गए। जब उन्होंने शाहिद को बाहर निकालने के लिए उसकी गर्दन को पकड़कर खींचा तो जो उनके साथ हुआ ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उनके हाथ में सिर्फ शाहिद की गर्दन रह गई थी, उसका सारा धड़ अलहदा हो चुका था। ये देखकर उन दोनों के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्होंने जब इधर उधर देखा तो शाहिद का जिस्म और उसके बाकी हिस्से पूरी गार में फैले हुए थे। फारूक और ज़ईम ने वहाँ से भागना ही मुनासिब समझा और पहाड़ उतरना शुरू कर दिया। काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद वो उस जगह पहुँच गए जहाँ उन्होंने उस दुल्हन को पहली दफ़ा देखा था। वो अब गार से बहुत दूर आ गए थे। वो एक पत्थर के ऊपर बैठ गए और कुछ देर आराम करने लगे कि अचानक उनके आसपास से हंसने की आवाज़ें आने लगी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज़ें उनकी तरफ ही बढ़ रही हैं। वो दोनों शदीद खौफ में मुब्तला हो गए कि अचानक उनके सामने वो दुल्हन फिर नमूदार हो गई। अब इन दोनों को अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। दोनों ने उसके आगे गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और अपनी जान की भीख मांगने लगे। दुल्हन ने ज़ईम से कहा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम जा सकते हो। और फारूक को उठाकर कभी दरख्त पे पटकती और कभी ज़मीन पे किसी पत्थर पे मारने लगी। ज़ईम उससे फारूक को भी माफ़ करने की भीख मांग रहा था, जिस पर दुल्हन ने शदीद गुस्से में आकर ज़ईम से कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें भी मार दूँगी। और ये कहकर ज़ईम को एक दरख्त पे पटक दिया। दरख्त की एक नुकीली शाख फारूक के सीने के आर पार हो गई। फारूक ने वही दम तोड़ दिया था। ये देखकर ज़ईम ने वहाँ से दौड़ लगा दी और भागते हुए पहाड़ से नीचे उतरने लगा। कुछ देर बाद वो केटू पहाड़ से नीचे उतर चुका था और वहाँ मौजूद एक गांव में दाखिल हुआ। उन्हें तमाम माजरा बताया और कुछ दिन वहाँ गुजारने के बाद वापस अपने घर को निकल पड़ा। और जब जाके उसने फारूक और शाहिद के घर वालों को उनकी मौत के बारे में बताया तो उनके घर कोहराम मच गया। अब ज़ईम ने इरादा कर लिया था कि वो कभी भी किसी के कोलो फेल में मुदाखलत नहीं करेगा। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली ऐसी खौफनाक कहानियों से आप महफूज होते रहें।